सेल पे क्या होता है, एस ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। सेकेंड सेल पे पी ऑर्बिटल, फिर हमारा डी और फिर एफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो अगर मुझे इसका रेडियाई पूछा जाएगा तो देखो एस सब सेल क्या होगा, सबसे नियरेस्ट होगा न्यूक्लियस से, उसके बाद मेरा पी सब सेल होगा उससे ज्यादा डिस्टेंस में, डी उससे ज्यादा डिस्टेंस में और एफ उससे ज्यादा डिस्टेंस में होगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, हमारा एस ऑर्बिटल शो करेगा। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके पास प्रेजेंट है ऐसा पूछा जाएगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास प्रेजेंट है, एस ऑर्बिटल के पास प्रेजेंट है ऐसा बोला जाएगा। 2 मिनट रुकिएगा। हाँ तो देखिए यहाँ पे आपका क्या बताया जा रहा है, आपके पास ये सारे ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, एस पी डी और एफ, ये 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसमें सबसे पहला ऑर्बिटल आपका क्या हो जाता है, एस ऑर्बिटल हो जाता है। ठीक है, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक है, दैट मीन्स इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और अगर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है मतलब पी से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कौन रिप्रेजेंट करेगा, एस ऑर्बिटल, दैट मीन्स सबसे ज्यादा जो एनर्जी का वैल्यू होगा वो किसके पास होगा, एस ऑर्बिटल के पास होगा। और फिर ये ऑर्डर वही हमको बता रहा है, ठीक है, कि जो एनर्जी है पर्टिकुलर एस पी डी और एफ, इन 4 ऑर्बिटल में जिनको हम सबसेल के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं, अगर इनकी एनर्जी को कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास प्रेजेंट होगी, एस ऑर्बिटल के पास, उसके बाद एनर्जी प्रेजेंट होगी पी के पास, फिर डी के पास और एफ के पास, और सबसे कम एनर्जी किसके पास होगी, एफ के पास होगी। और सबसे कम एनर्जी एफ के पास होने का रीजन क्या है, बिकॉज एफ जो ऑर्बिटल होता है हमारा वो न्यूक्लियस से काफी ज्यादा डिस्टेंस में होता है, जिसकी वजह से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, काफी कम होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है मतलब उस ऑर्बिटल पे प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी को शो कर रहे हैं, क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो एस पे डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम एनर्जी एस के पास प्रेजेंट होती है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे पास प्रेजेंट होता है और वहां पर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आप कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हो और उस कॉन्फ़िगरेशन में किसी एलिमेंट का जो लास्ट सबसेल है एस आया, किसी एलिमेंट का पी आया और किसी एलिमेंट का डी आया और किसी का एफ आया, तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा, आपका एफ का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो रेडियस सबसे ज्यादा इसका है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम मतलब सबसे लेस किसका होगा, एफ का होगा। क्यों लेस होगा, क्योंकि ये काफी लूजली हेल्ड होगा किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, और ये अगर लूजली हेल्ड है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, काफी ज्यादा इजी है, और इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है मतलब मुझे उतने ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको देने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, तो इस वजह से इसमें एनर्जी बताई गई है कि अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और हमसे पूछा जाता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी के बेस पे इसको अरेंज करो, तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी एस का होगा, उसके बाद पी का होगा, फिर आपका डी का होगा और फिर एफ का होगा। मतलब सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी प्रेजेंट होगी, एफ की प्रेजेंट होगी, क्योंकि उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होते हैं और लूजली हेल्ड होने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी ज्यादा इजी होता है, तो हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा इफेक्ट हो जाता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया गया है वो आपका क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये सारे फैक्टर्स आपको सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में मिलेंगे, तो इस फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। मैं सारे टॉपिक में आपको ये फैक्टर्स एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इस टॉपिक में जैसे मैंने आपको ये फैक्टर एक्सप्लेन किए, तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझ जाना है कि आखिर उसमें हो क्या रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी टॉपिक में एक आपको बताया जा रहा है
हाँ, यहाँ पे देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट और इनर इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिया है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, मैंने बताया था, जब सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो इस न्यूक्लियस से तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, और सेम एज ये न्यूक्लियस जितना फोर्स इस पे लगा रहा है उससे कम फोर्स इस पे लगा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जितना इसको अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगा रहा है उतना फोर्स इस सबसेल तक न्यूक्लियस का नहीं पहुंच पाता। हर सबसेल में ऐसा ही होता है, सिर्फ फर्स्ट सबसेल तक उतना फोर्स पहुंच पाता है जितना फोर्स न्यूक्लियस उस पे लगा रहा होता है, ठीक है। और ऐसा किस वजह से होता है, तो ये रीजन होता है हमारा किसका, स्क्रीनिंग इफेक्ट का। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, जब मेरे पास दो सेल प्रेजेंट हैं तो इन दोनों सेल में यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब ये दोनों के दोनों मेरे कौन से चार्जेस के हैं, नेगेटिव चार्जेस के हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है सेल का, और एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस और सेल का। तो न्यूक्लियस जितना अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेकंड सेल पे लगाता है उतना अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि फर्स्ट सेल और सेकंड सेल के बीच में क्या हो रहा होता है, रिपल्सन हो रहा होता है। और इसी रिपल्सन की वजह से होगा क्या, इसी रिपल्सन को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं। अब इसी रिपल्सन की वजह से ये जो सबसेल है इसका जो रेडियाई है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसने लगाया तो अट्रैक्शन फोर्स इस वाले इलेक्ट्रॉन पर भी है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, और रिपल करने की वजह से इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे हमारा जो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से अगर डिस्टेंस बढ़ा मतलब इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड हो गया, और इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड हो गया मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। और जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट का यहाँ पे बताया गया है कि वो किस तरीके से अफेक्ट करता है, किस पे, आयोनाइजेशन एनर्जी पे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या बताया गया है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है आपका सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी चीज मैंने आपको बता दी थी। अब सिमेट्री में देखो, सिमेट्री दो तरीके की हो सकती है, एक आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, अनसिमेट्रिकल हो सकता है, और एक आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, सिमेट्रिकल हो सकता है, ठीक है। मैंने ये आपको बता दिया था, सिमेट्रिकल किसको बोला जाता है, जब हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, फुली फिल्ड हो या फिर क्या हो, हाफ फिल्ड हो, फुली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड। और फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड किसको बोला जाता है, तो देखिए मेरे पास कौन कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था। हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं, एस होते हैं, पी होते हैं, डी होते हैं और एफ होते हैं। एस पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी पे 6 होता है, डी पे 10 होता है, एफ पे कितना होता है, 14 होता है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करती हूँ और इस सब सेल पे 2, 6, 10, 14 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब वो फुली फिल्ड है, ठीक है। और अगर इसका आधा कर दूं तो एस का आधा कितना हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका आधा 1 हो जाएगा, 6 का मेरा 3 हो जाएगा, 10 का 5 हो जाएगा, 14 का 7 हो जाएगा। तो अगर एसपीडीएफ में 1, 3, 5, 7 है, इसका मतलब ये क्या है, हाफ फिल्ड है। और अगर 2, 6, 10 और 14 है, इसका मतलब क्या है, ये फुली फिल्ड है, ठीक है। अब देखो ये हाफ फिल्ड हो गया, ये फुली फिल्ड हो गया, तो इस टाइम पर जो कॉन्फ़िगरेशन आपका रिप्रेजेंट करेगा उसको क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा। एंड द एलिमेंट सोर्स सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हम ये बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा, इस फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड के अलावा कोई अदर नंबर आ जाता है, जैसे हमारा इसमें 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए या फिर 5 आ जाए, तो आपका अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड को छोड़कर कोई भी नंबर का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है तो उसको हम अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म पे क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड होता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए इसमें एग्जाम्पल बताया गया है। इस एग्जाम्पल को अगर हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे मेरा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 आ जाएगा, 2s2 आ जाएगा और 2p 5 निकल गए, कितने बचे, 3 बचे, ठीक है। और इसी तरीके से ऑक्सीजन का बताया गया है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1s2 आएगा, 2s2 आएगा और 2p 4 आएगा। अब देखो यहाँ पे p सब सेल है, यहाँ पे भी p सब सेल है। p सब सेल पे फुली फिल्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन, और हाफ फिल्ड के लिए कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या है, हाफ फिल्ड है, मतलब ये स्टेबल हो गया। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, p पे 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये ना ही फुली फिल्ड है और ना ही हाफ फिल्ड है, मतलब ये मेरा क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। जैसे ही ये सिमेट्रिकल होता है या हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड होता है, तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। और इलेक्ट्रॉन को निकालना अगर डिफिकल्ट है, इसका मतलब है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू काफी ज्यादा होगा, ठीक है। और ये मेरा अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है मतलब न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। न्यूक्लियस से अगर डिस्टेंस ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है, और इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जब हम क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करते हैं और इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू देखते हैं, तो नाइट्रोजन के आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कितना आता है, 14.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। कितना आता है बताया गया है यहाँ पे, 14.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। और इसी तरीके से ऑक्सीजन का देखें तो वो आता है हमारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। अब देखो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन कैसा था, हाफ फिल्ड था। हाफ फिल्ड था मतलब न्यूक्लियस के ज्यादा पास था, न्यूक्लियस के ज्यादा पास था मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या था, डिफिकल्ट था, ठीक है। इस वजह से उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी और जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी के कुछ फैक्टर्स हो जाते हैं। सारे फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। सिमेट्रिकल किसको बोला जाता है, अनसिमेट्रिकल किसको बोला जाता है। इसके बाद अगर आप बात करोगे पीरियोडिसिटी इन आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी में आपको पीरियोडिसिटी किसमें देखना है, मैंने बताया था आपको दो चीजों में देखना रहता है। एक आपका ग्रुप होता है, अगर ग्रुप की बात करें तो आप कहाँ जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे। और एक हमारा पीरियड होता है, पीरियड की अगर हम बात करें तो हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो जो सेल है वो सेल नंबर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सेल नंबर बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का हेल्ड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे हेल्ड कम होता जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता जाएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप में हो जाता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज होता जाता है। और पीरियड की अगर बात करूं तो एक पर्टिकुलर सेल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के थ्रू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन काफी स्ट्रांगली हेल्ड होता है न्यूक्लियस के साथ, जिसकी वजह से सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये पीरियोडिसिटी हमको देखने को मिलती है आयोनाइजेशन एनर्जी में। ग्रुप में अगर बात करें तो टॉप टू बॉटम आने पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होता जाता है बिकॉज द इंक्रीज ऑफ सेल नंबर। एंड पीरियड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है वो इंक्रीज होता जाता है बिकॉज पर्टिकुलर सेल पे जो न्यूक्लियर चार्ज होते हैं वो बढ़ते जाते हैं उसकी वजह से, ठीक। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बताया गया है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा कि किस किस टाइप की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, नथिंग इंपॉर्टेंट, फिर भी आप एक थ्योरेटिकली इसको एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे जो बताया गया है वो मैं आपको बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, देखिए
हाँ तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करने की एबिलिटी बताई जा रही है, एक्सेप्ट, मतलब आप इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। और जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पर भी हीट में किसी टाइप का आपको क्या देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि जब भी कोई रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बनता है तो उस टाइम पर बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जो भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई स्मॉल केमिकल रिएक्शन हो या कोई लार्ज केमिकल रिएक्शन हो, तो सबसे पहले तो रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक होता है और प्रोडक्ट में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो बॉन्ड ब्रेक होने पर ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए आप एनर्जी को क्या करते जाते हो, रिलीज करते जाते हो। ये दोनों प्रोसेस होते हैं, मतलब एनर्जी में चेंज आता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है। तो सेम एज जब हम किसी एटम का आयोनाइजेशन का प्रोसेस करें या फिर किसी एटम के को हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उस टाइम पर भी उसकी एनर्जी में क्या आता है, चेंजेस आता है। मतलब किसी भी एटम में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लेन देन का काम करते हैं, तो उस टाइम पर उसमें जो भी एनर्जी हो सकता है उसको मिल रही है या हो सकता है उससे रिलीज हो रही है, मतलब उस एटम की एनर्जी में किसी ना किसी टाइप का हमको चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है जब हम एटम से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और एक हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है जब हम एटम में इलेक्ट्रॉन को एंटर कराते हैं, तो उस टाइम पर जो भी हमारा एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, उस रिलीज होने वाली एनर्जी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, सबसे पहले जो भी आपका एटम होगा उस एटम को आप किस में कन्वर्ट करोगे, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम में कन्वर्ट करोगे। न्यूट्रल में कन्वर्ट करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसी से हमको पता चलेगा कि किसी एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितना होता है। ठीक है, और जैसे ही हमने उसको गैसियस एटम में कन्वर्ट हो गया, उसके जो सेल्स होते हैं उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। तो मान लीजिए मैंने कोई न्यूट्रल गैसियस एटम लिया और उसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, और जैसे ही मैंने उसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने पर उस ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्जेस आ जाएगा, नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। ठीक है, और इस टाइम पर जितने अमाउंट ऑफ हीट को वो रिलीज करेगा उसको डेल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर इसको हम किस फॉर्म पे लिखते हैं, डेल ईजी एच के फॉर्म पे लिखते हैं। ये ईजी मुझे क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन, और एच मेरा क्या होता है, एंथैल्पी होता है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेल ईजी एच के फॉर्म पे इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की प्रॉपर्टी होती है वो कौन रिप्रेजेंट करता है पूछा जाएगा, तो आप जानते हैं कि नॉन मेटल्स करते होंगे, क्योंकि नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी रखते हैं। जो हमारा 15, 16 और 17 ग्रुप होता है, 18 हमारा इनर्ट गैसेस होता है और 15 को आई थिंक आप नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, 16 आपका ऑक्सीजन फैमिली और 17 आपका हेलोजन फैमिली होता है। तो ये तीनों ही हमारे ग्रुप ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसमें सबसे अच्छा तरीके से जो हमारा 17th ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की प्रॉपर्टी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो प्रॉपर्टी है कौन सा ग्रुप सबसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपका कौन सा ग्रुप होता है, 17th ग्रुप होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, हमने ये तो जान लिया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, किसी भी एटम को एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं और उस टाइम पर जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो रिलीज करता है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है, और ये जनरली नॉन मेटल शो करते हैं जिसमें 15, 16 और 17th ग्रुप आ जाता है। इसके बाद अगर इसके यूनिट्स की बात करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह इसका भी यूनिट क्या होता है, सेम एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म पे इसको इंडिकेट करते हैं। पर एटम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के वैल्यू की बात की जाए तो वो भी कितनी होती है आपकी, जो हमारा 96472 था उतना ही होता है, और साथ में थोड़ा बहुत फर्क होता है लेकिन एक्चुअल में उतना ही होता है, ये आप मान के चलिए। और उसी को किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 96.472, या फिर यहाँ पे 492 के फॉर्म पे इंडिकेट किया गया है, तो देख लीजिएगा किलो जूल मोल इनवर्स में आपको यूनिट पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे, तो ध्यान रखिएगा कि इसका भी यूनिट वही होता है जो आयोनाइजेशन एनर्जी का होता है। बस शर्त क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होती है और उसमें हमारा जो एनर्जी है वो क्या होता है, गेन होता है। ठीक है, एनर्जी, मैंने इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की है।
सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? देखिए, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब कोई भी एटम है और वो एटम क्या कर रहा है, वन बाय वन इन अ सक्सेशन फॉर्म इलेक्ट्रॉन को क्या करता जा रहा है, गेन करता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें एक चेंजेस आपको देखने को मिलता है, वो चेंजेस क्या होता है उसके बारे में देखिए। हाँ, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाता है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो एटम्स होते हैं वो वन बाय वन इन अ सक्सेशन फॉर्म इलेक्ट्रॉन को गेन करते जाते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा एक ऑक्सीजन एटम है जिसने पहली बार एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन गेन करके कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है, बताया गया है -141 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, या पर मोल के फॉर्म पे भी इसको इंडिकेट किया जाता है। इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये रिलीज करता है। ये एनर्जी को रिलीज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो माइनस का सिंबल है ये लगाया गया है। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में अगर एनर्जी रिलीज होती है तो उसमें आप कौन सा सिंबल लगाओगे, माइनस का सिंबल लगाओगे। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक का प्रोसेस बोला जाता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक आपका एक्सोथर्मिक होता है और एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक में हीट आपका एब्जॉर्ब होता है और एक्सोथर्मिक में हीट आपकी रिलीज होती है। और जो हीट रिलीज होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन पे, तो उस टाइम पर अगर नेगेटिव फॉर्म पे एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ये तो हो गया जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब वन बाय वन सक्सेशन मतलब ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो देखो इसके सेल पे ये नेगेटिव चार्ज आ चुका है और फिर से मैं इसको क्या कर रही हूँ, एक नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इस नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इस बात को याद रखिएगा। और इस रिपल्सन की वजह से अब इसको एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन को ये गेन करना चाहता है, लेकिन इस पे प्रेजेंट जो चार्ज है वो चार्ज इसको क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाना चाहता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पे काफी ज्यादा एफर्ट लगाएगा। एफर्ट लगाएगा का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा एनर्जी उस पे अप्लाई करेगा। तो जितना ज्यादा एनर्जी वो उस पे अप्लाई करेगा वो ऑक्सीजन क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करने के लिए एक रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ये हम बोल सकते हैं। क्योंकि उस पे प्रेजेंट जो चार्ज है वो उसको रिपल कर रहा है, जिसकी वजह से वो कम एनर्जी अगर लगाता है तो जो चार्ज है वो उसको रिपल कर देगा। लेकिन वो काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाता है तो उस टाइम पर वो उसको अट्रैक्ट या गेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। और इस रेस्पॉन्सिबल कंडीशन में वो क्या करता है, जितना एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन लगा रहा होता है उस एनर्जी को अब ये क्या करता है, गेन करता जाता है। मतलब एनर्जी को वो क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है। इस बात को समझिएगा। पहले उसने क्या किया, एनर्जी को रिलीज किया। एनर्जी को रिलीज करने का मेन रीजन क्या था, क्योंकि वो एक न्यूट्रल एटम था और न्यूट्रल एटम होने की वजह से उसको अदर इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए अपने सेल में जगह बनानी थी। अपने सेल में जगह बनाने के लिए वो एनर्जी को रिलीज तो कर देता है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम में ऐसा करता है। सेकेंड टाइम पे जब वो फिर से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो उस पे जो चार्जेस आ चुका है वो चार्जेस उस अनदर चार्जेस को रिपल करता है, क्योंकि उसको लगता है कि ऑक्सीजन के जिस सेल पे या जिस प्लेस पे वो प्रेजेंट है वो प्लेस आने वाला इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए वो उसको क्या करने लगता है, सेम चार्जेस भी है तो रिपल करने लगता है। तो जब वो रिपल करता है तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उस पे काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी से क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। और जब वो काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी से स्ट्राइक करेगा उस पे, तो ऑक्सीजन उस एनर्जी को गेन करने के लिए, वैसे भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है तो उसको गेन करने की एक डिजायर होती है उसमें, ये बोल सकते हैं। तो वो क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को या उस एनर्जी को अब रिलीज करने की जगह पे वो क्या करता है, काफी ज्यादा एनर्जी मिल रही है ऐसा सोच के वो इस इलेक्ट्रॉन को या उस इलेक्ट्रॉन से आने वाली जो एनर्जी होती है उसको क्या कर लेता है,
एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसी वजह से जब हम 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन का सक्सेशन करते जाते हैं तो उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि उस टाइम पर एटम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या कर रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में होता क्या है, फर्स्ट टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, और सेकेंड टाइम पे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को माइनस फॉर्म पे रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जब वो 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना स्टार्ट करता है तो उस टाइम पर काफी ज्यादा एनर्जी जो अदर इलेक्ट्रॉन उस पे लगाते हैं तो उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पॉजिटिव फॉर्म पे क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये एक तरीके का एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट हो जाता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में एनर्जी रिलीज होती है थ्रू एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और उसके बाद जो अदर इलेक्ट्रॉन आते हैं उसमें एनर्जी रिलीज होती जाती है थ्रू एब्जॉर्ब होती जाती है थ्रू एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसके बाद उसी तरीके के कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं यहाँ पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसमें सबसे पहले आपका एटॉमिक साइज बताया गया है। तो एटॉमिक साइज आप जानते हैं जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने का एबिलिटी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एटॉमिक साइज बढ़ने पर क्या होती जाती है, लेस नेगेटिव या लेस पॉजिटिव। इसमें डिक्रीज और इंक्रीज का टर्म यूज नहीं किया जाता, बल्कि दो टर्म यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी नेगेटिव और पॉजिटिव के फॉर्म पे निकलती है। तो इसमें टर्म क्या यूज करते हैं, लेस नेगेटिव का या मोर नेगेटिव का, या फिर लेस पॉजिटिव या मोर पॉजिटिव का टर्म हम क्या करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो एबिलिटी है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन कम होता जा रहा है। इस वजह से ये लेस नेगेटिव होता है हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो। और सेम एज ऐसे ही न्यूक्लियर चार्ज की बात की जाए तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है एक पर्टिकुलर सेल पे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बढ़ता जाता है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होता जाता है, मोर नेगेटिव होता जाता है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की उसकी एबिलिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और इसमें एबिलिटी कम होती जाती है एटॉमिक साइज बढ़ने पर, और न्यूक्लियर साइज बढ़ने पर, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर मोर होती जाती है या मोर नेगेटिव होती जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। चेंज इन ग्रुप, चेंज इन ग्रुप में जितने भी आपके टॉपिक्स बताए गए हैं, जैसे सबसे पहले ग्रुप की अगर बात करूं तो हम टॉप टू बॉटम आते हैं, मैंने बताया था टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होता जाएगा, लेस नेगेटिव होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने का एबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब लेस नेगेटिव, इस नेगेटिव का वैल्यू लेस होता जा रहा है, हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, जब हम ग्रुप में क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं। और इसी तरीके से इन अ पीरियोडिक टेबल पीरियड्स की बात की जाए तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता जाएगा, मोर नेगेटिव होता जाएगा, ये पीरियोडिसिटी होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट को लेते हुए बताया गया है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम आप फाइट करते हो तो उसमें ये चीजें आपको काम आ जाएंगी। यहाँ पे पॉइंट बताया गया है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन द फर्दर एलिमेंट ऑफ देयर ग्रुप। उसके ग्रुप के अदर एलिमेंट से ऑक्सीजन और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो लेस नेगेटिव होता है। क्यों होता है, उसका रीजन भी यहाँ पे बताया गया है, उसको पढ़िएगा। सेकेंड रीजन बताया गया है हैलोजन का। ठीक है, तो ये 17th ग्रुप के अदर बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा इस पॉइंट को। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बता रही हूँ, डायरेक्ट हमारा क्या आ जाता है, डायरेक्ट नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आपने प्रीवियस क्लासेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 10th क्लास में पढ़ा है, बताइए अगर आपको कुछ याद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में तो। मैम इन अ कोवेलेंट बॉन्ड जो एटम को अट्रैक्ट करने, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रहती है। हाँ बिल्कुल,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट मीन्स रिया ने बिल्कुल करेक्ट बोला, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को या जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अट्रैक्ट करने की किसी भी एलिमेंट की जो टेंडेंसी होती है ना, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और एक बॉन्ड हमारा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। आप सभी को ये बात पता है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं शेयर करती हूँ तो मैं इसको क्या बोलूंगी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म पे क्या करूंगी, इंडिकेट करूंगी। ये मेरा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जिस भी एलिमेंट की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है तो हम उसको बोलते हैं कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर है वो। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है HCl होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या किया है, शेयर किया हुआ है। ठीक है, और इस शेयरिंग के थ्रू यहाँ पे एक बॉन्डिंग प्रेजेंट है और इस बॉन्डिंग में हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो H और Cl में ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको HCl के किस में होना चाहिए था, सेंटर पोजीशन पे होना चाहिए था, क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। तो यहाँ पे मेरा एक H है और यहाँ पे एक मेरा Cl है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको सेंटर पे प्रेजेंट होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखोगे तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये क्लोरीन के ज्यादा नजदीक प्रेजेंट होता है और हाइड्रोजन से काफी ज्यादा डिस्टेंस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर इस टाइप का कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है जिसमें सेंटर के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर पे प्रेजेंट ना होके किसी अदर एलिमेंट के ज्यादा नियरेस्ट प्रेजेंट होते हैं, तो उस टाइम पर ये बोला जाता है कि इस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर काफी ज्यादा है। दैट मीन्स किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसी टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, जनरली ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको किसमें दिखाई देती है पूछा जाएगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं उनमें हमको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है पूछा जाए तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है काई से। ठीक है, इसमें आप एक S जैसा बना देंगे और एक लकीर खींच देंगे तो इसको बोला जाता है काई। तो कहीं पर अगर काई का वैल्यू दिया है इसका मतलब है कि उस एलिमेंट का वहां पे क्या रिप्रेजेंट किया गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब इस नेचर की वजह से, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर की वजह से जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं ना उनमें एक नेचर जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड अ पोलर नेचर। आप आगे चल के इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं। तो ऐसा एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर जनरेट होता है, जैसे H और Cl में मैंने ये बोला कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेंटर पे प्रेजेंट ना होके किसके, क्लोरीन के ज्यादा नजदीक चले जाते हैं। तो क्लोरीन के ज्यादा नजदीक चले जाने की वजह से देखो ये क्लोरीन के ज्यादा पास आ गया ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें चार्ज का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करूंगी तो आयोनाइजेशन प्रोसेस अगर होता, HCl का अगर आयोनाइजेशन का प्रोसेस होता तो यहाँ पे H+ बनता और Cl- बनता। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड इनमें चार्ज का सेपरेशन देखा जाए तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन सेंटर पे प्रेजेंट था ये इक्वली शेयर्ड नहीं है, तो इसमें मैं एक्चुअल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं डाल सकती। तो इस टाइम पर इन एलिमेंट के बीच में चार्ज तो जनरेट होता है लेकिन वो पार्शियल चार्ज होता है। पार्शियल चार्ज मतलब आधा अधूरा चार्ज जिसको हम डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव के फॉर्म पे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर के बेसिस पे उनके चार्जेस में डिफरेंस आ जाता है। वो एक कंप्लीट चार्ज को रिप्रेजेंट ना करके एक पार्शियल चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव। और ये डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव अगर किसी एलिमेंट के ऊपर लगा है दैट मीन्स वो कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर रहा था लेकिन उसमें पोलैरिटी आ गई। पोलैरिटी का मतलब है एक एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो गई कि
इलेक्ट्रॉन पूरे उसी की तरफ क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ऐसे एक लकीर खींची होगी और इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन किया होगा, तो उससे पता चल जाता है कि ये जो मॉलिक्यूल है, जैसे HCl लिखा है और इसमें ऐसा है, दैट मीन्स इसमें कौन सा नेचर है, पोलर नेचर प्रेजेंट है, ये बात पता चल जाती है। और इनके बीच में ये जो बॉन्ड था, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं, कभी कभी इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, पोलर बॉन्ड भी बोला जाता है, इस पोलैरिटी की वजह से। तो पोलैरिटी कैसे जनरेट होती है, दो एलिमेंट के बीच में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, तो उनके बीच के जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी एक एटम के, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ज्यादा होता है, उस एटम के पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें चार्जिंग जो चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका इक्वल शेयरिंग नहीं हो पाता और उनमें पार्शियल चार्जेस जनरेट हो जाते हैं, और वो पार्शियल चार्जेस जनरेट होने की वजह से ही वो पोलर नेचर को क्या करने लगते हैं, रिप्रेजेंट करने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैरेक्टर। आपको डिफाइन पूछा जा सकता है, आपके बुक में डिफाइन भी दिया हुआ है, आप अच्छे से देखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज द टेंडेंसी ऑफ इट्स एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, ये आपका डिफाइन दिया हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी एटम के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, काई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें भी कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी, तो इसमें कुछ फैक्टर्स के बारे में देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है साइज ऑफ एटम्स, एंड सेकंड आपको बताया जा रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और थर्ड आपका टाइप्स ऑफ आयन, और फोर्थ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको आपको समझ जाना है, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया गया है, साइज ऑफ एटम के बारे में बताया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर एटम का साइज क्या है, स्मॉल है, एटम का साइज स्मॉल है मतलब न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, और अगर ये न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक प्रेजेंट है मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का इसका एबिलिटी क्या है, ज्यादा है, मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। समझ गए? तो साइज अगर स्मॉल होता जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। देखिए इसमें लिखा है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट का इसमें बताया गया है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ग्रेटर इज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर साइज क्या होता जाए, स्मॉल होता जाए तो, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे बढ़ता जाता है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एलिमेंट की होती है, तो वो किस एलिमेंट की होती है बताया गया है, फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे ज्यादा स्मॉल होता है। इस वजह से